ये ना पैसे की वजह से आते हैं, ना ही पाकिस्तान से प्यार की वजह से आते हैं। ये सिर्फ इस्लाम से प्यार की वजह से आते हैं। और इस्लाम में सीधा सीधा लिखा गया है कि अगर आप इस्लाम के लिए मरते हो तो आप शहीद हो और आपको 72 हूरें मिलेंगी। कयामत वाले दिन के लिए आप इनका शरीर बचने मत दो। इनकी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आप इनके मुंह में सुअर की चर्बी डाल के, इनको जला करके और इनकी राख को गटर में डाल दोगे तो इन्हें कहां से 72 हूरें मिलेंगी? फिर इनका मौलाना इन्हें क्या सपने दिखाएगा? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा पूर्व सैनिकों को भड़काए जाने की एक कुचेष्टा और उनके सोचे समझे प्रयास और षड्यंत्र पर। मैं इसे एक सोचा समझा प्रयास और षड्यंत्र क्यों कह रहा हूं, ये गौर देने वाली बात है। देखिए, जब 2013-14 में जनरल वीके सिंह रिटायर हो गए थे और उन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का प्रयास किया जिसमें कि वो अन्ना हजारे वाले आंदोलन में भी जुड़े, उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। तब मनीष तिवारी का कहना था कि वीके सिंह ने सेना में जनरल रहते हुए भारतीय लोकतंत्र का तख्ता पलट करने की कोशिश की, यानी कि कांग्रेस रेजिम में कांग्रेस की सरकार को गिरा करके और देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश, जैसा कि अक्सर पाकिस्तान में होता है। जिस बयान के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और उन्होंने मनीष तिवारी द्वारा दिए गए अपने इस बयान से पीछे कर लिया अपने आप को। लेकिन कांग्रेस ने मनीष तिवारी पर इस बयान को लेकर के कोई कार्यवाही नहीं की। सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह ने ऐसी किसी भी बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब बात यह है कि ये दूसरे लोगों को इस तरीके से बदनाम करते हैं अगर कोई सैनिक इनकी विचारधारा से या इनकी पार्टी से विपरीत दिशा की ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ पूर्व सैनिक जो कि इन्हें फॉलो करते हैं या इनकी पार्टी में अपनी श्रद्धा रखते हैं, जब ये लोग ऐसे सैनिकों के साथ बैठते हैं, खासतौर से राहुल गांधी, तो ये क्या करते हैं कि उनको आधा सच और आधा झूठ बोल करके उनके दिमाग में एक विद्रोह पैदा कर देते हैं, जिससे कि इनको और इनकी विचारधारा को दृढ़ता मिल सके, चाहे देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। आज उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन जो आपको दिया है वो एकदम गलत योजना है। अब देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन है क्या? आज़ादी के बाद 1947 से अगले 25-26 वर्षों तक देश में 1 रैंक 1 पेंशन थी। इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस स्कीम को डिस्पोज कर दिया, हटा दिया। किसी की भी आप पेंशन रोकोगे या कोई भी दी हुई सर्विस रोकोगे तो उन्हें ऐतराज रहता है और वो इस बारे में आवाज उठाते हैं कि नहीं, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। तो वो इसको गाहे बगाहे समय समय पर उठाते रहे। और उसके बाद राजीव गांधी ने क्या किया कि एक लॉलीपॉप की तरह लटका दिया और कहा कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, जो कि कांग्रेस ने कभी नहीं दी। और जब इनको लगा कि अब इनकी सरकार जाने का समय आ सकता है, 2006-07 से इन्होंने उसको फिर दोबारा मुद्दे को उठाना शुरू किया कि चलो देंगे, हम देंगे। फिर एक चुनाव और जीत लिया 2006-07 में उठाकर, 2009 वाला चुनाव और जीता इन्होंने। उसके बाद फिर ये इधर उधर हो गए। उसके बाद जब मोदी सरकार आई, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को रिजॉल्व किया। अभी हालांकि जो स्कीम है, सैनिक चाहे वो वर्तमान सैनिक हो चाहे वो पूर्व सैनिक हो, उससे हो सकता है, या फिर मैं मानता हूं कि वो उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी बता करके बरगला करके आप देश के खिलाफ खड़ा कर लोगे। और बार बार राहुल गांधी ही क्यों खासतौर से इस तरह के प्रयास करते हैं कि युवा वर्ग से लेकर के, विद्यार्थी से लेकर के वर्तमान सैनिक और पूर्व सैनिकों को वो देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और ये इतना ज्ञानी आदमी है कि डोकलाम डोकलाम करता हुआ पूरी दुनिया में घूमता है। लेकिन जब कोई रिपोर्टर इससे पूछ लेता है कि सर व्हाट यू नो अबाउट डोकलाम, तो कहता है एक्चुअली आई डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट डोकलाम, तो अभी प्लीज पास दिस क्वेश्चन। ये तो हुई विदेशों की कहानी। अब मैं आपको देश की कहानी बता देता हूं। ये विद्यार्थियों के बीच में जाता है और अपना प्रोपेगेंडा चालू करता है। तो एक छात्रा खड़ी होकर पूछती है, सर व्हाट यू नो अबाउट एनसीसी, एनसीसी के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो पता है क्या कहता है? सॉरी आई डोंट नो अबाउट एनसीसी, मैंने तो ये कभी सुना ही नहीं है। तो इस आदमी की ये बेसिक नॉलेज है देश के स्ट्रक्चर के बारे में, सेना के बारे में, और उसका जो प्राइमरी बेस है आर्मी का वो एनसीसी है। ये उसके बारे में नहीं जानता और जाकर के बड़े बड़े ज्ञान की बातें इधर उधर कर रहा है। लद्दाख में जा रहा है तो बताता है कि लद्दाख की जमीन ले ली। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैं आपको ये एक बात फिर बता देता हूं। इस वक्त कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा, एक्चुअली क्या है कि वामपंथी विचारधारा नहीं, वामपंथ के सिपे सलाहर, वामपंथ के झंडा बरदार बड़े बड़े नेतागण
एकदम हावी हैं, और वो सब की सब राहुल गांधी के सलाहकार हैं। राहुल गांधी बोलता जरूर है, राहुल गांधी इस पूरे के पूरे सीन में सिर्फ एक पोपट है। उसका आंख, नाक और दिमाग सारे के सारे वामपंथ के झंडा बरदार नेतागण हैं। अभी उन्होंने एक वामपंथ का नया चश्म चिराग भर्ती किया है कांग्रेस में, उसका नाम है कन्हैया कुमार। वही आप ठीक समझे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगवाने वाला, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, इस प्रकार के नारे देने वाला उसको कांग्रेस में शामिल किया। और जब उसको भारत सरकार ने गिरफ्तार किया तो जाकर जेएनयू पे धरने पे बैठा। अब बात यह है कि राहुल गांधी बार बार ये सब चीजें रिपीट क्यों कर रहा है? क्या राहुल गांधी ये नहीं जानता कि इस तरह की बातें उसकी छवि को सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रही है और उसकी पार्टी को इस देश में कमजोर कर रही है? अब मैं आपको बताऊं, जो राहुल गांधी के मुंह से शब्द निकलते हैं उसके पीछे जो इकलौता आदमी है वो है जयराम रमेश, खास तौर से जयराम रमेश। उन्हीं की कही हुई बातों को वो आकर के बिना सोचे समझे क्या फीडबैक होगा, क्या रिपरकशंस होंगे, इन सब चीज़ों के वो आकर के पब्लिक डोमेन में बोल देता है, और उसके बाद जो होता है उसे कांग्रेस और कमजोर हो जाती है। ये इनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इस बार जो इन्होंने भड़काने की कोशिश की है, ये जाकर के कह रहा है कि ये बहुत कमजोर तरीके से, गलत तरीके से दे दिया है, और ऐसा 1 रैंक 1 पेंशन है कि जिससे कई सिपाहियों को तो ज़्यादा फायदा होता नहीं, अफसरों को ज़्यादा फायदा होता है, और जबकि मैदान में क्या होता है, सिपाही ज़्यादा मारे जाते हैं, अफसर कम मारे जाते हैं। और अभी 3 दिन पहले जो भारतीय सेना का आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर हुआ, उसमें जो पहले 3 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो तीनों की तीनों हायर रैंक ऑफिसर थे। एक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी थे, और 2 एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे और एक मेजर थे। तो इस तरीके से जब ये लोग वहां शहीद हो रहे हैं, जो यानी कि अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को, अपने बटालियन को, अपने बडी को पीछे रखते हुए ये सभी के सभी हाई रैंक ऑफिसर आगे आगे चल रहे हैं, गोली खुद अपने छाती पर खा रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहा है कि भारतीय सेना के अधिकारी गोली नहीं खाते, ये तो कुछ करते नहीं है, तो करते तो आप हो। ये क्या कर रहा है राहुल गांधी? सेना में 2 फाड़ करने की कोशिश कर रहा है कि अपर रैंक वर्सेस लोअर रैंक, इस तरीके का भोंडा प्रयास राहुल गांधी कर रहा है, जिसमें कि ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा करने का प्रयास इसकी नस्लें पहले भी कर चुकी हैं और उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली थी। ये वामपंथी एजेंडा है, ये चाइनीज एजेंडा है। भारतीय सेना में फूट पड़ने से आप सोचो कि किसका फायदा है। इस वक्त पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल मौत के मुहाने पर है, हल्का सा धक्का देने पर बिखर जाएगा। जो चाइना दबा हुआ है, उसकी आर्थिक जो उसका स्ट्रक्चर है वो ढहता जा रहा है और भारत सुदृढ़ होता जा रहा है। ऐसे में अगर भारतीय आर्मी में 2 फाड़ हो जाएंगे तो जो विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है, क्या वो घूम पाएगा? जो विदेशी इन्वेस्टर भारत में पैसा लगाने की सोच रहा है, क्या वो लगाएगा? तो इस चीज में फायदा किसका है? राहुल गांधी जो पाप कर रहा है भारतीय सेना में 2 फाड़ करने की कोशिश का, ये एक अक्षम्य अपराध है। इसके लिए भारतीय सेना और भारत के नागरिक कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों को तो भड़काने का प्रयास किया, लेकिन क्या उसने देश में आतंकवाद के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया? ऐसा ना राहुल गांधी ने कभी किया, ना इसकी पिछली नस्लों ने कभी किया। हाँ, ये सभी लोग आतंकवादियों के सपोर्ट में जरूर आए। जब जब आतंकवादी मारे गए तो इसके खानदान में किसी ना किसी की आंखों में आंसू रहते थे। जब ये सरकार में होते हैं और कहीं आतंकवादी मारा जाता है तो ये कहते हैं कि उनकी फोटो देख करके, उनकी लाशें देख करके, उनके एनकाउंटर के वीडियो फुटेज देख करके गांधी परिवार की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन शहीदों के आते हुए ताबूत इन्हें नहीं दिखते। हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं और ये सेना का 2 फाड़ करने में लगे हुए हैं। सोचिए ये क्या मानसिकता है, ये कैसी मानसिकता है? क्या ऐसा आदमी देश के किसी सरकारी, क्या निजी संस्थान में भी पियोन बनाने के लायक है? और एक बहुत बड़ी लॉबी प्लस टूल किट प्लस चाइना, उसे, अच्छा आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिएगा, उसमें पाकिस्तान के भी बहुत सारे एजेंट और फेमस पर्सनैलिटीज भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है।
प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। आप सोचो, ऐसा आदमी जो भारतीय सेना में दो फाड़ करना चाहता है, जो कभी भी आतंकवाद के खिलाफ देश में माहौल नहीं बनाना चाहता, जो कभी भी ये नहीं चाहता कि देश में तरक्की हो और विदेशी इन्वेस्टमेंट आए, वो आदमी अगर प्रधानमंत्री होता है तो क्या देश का भला होगा? किसका भला? एक कमजोर भारत, एक टूटा हुआ भारत, एक बटा हुआ भारत किसके लिए लाभदायक है? भारतीय नागरिकों के लिए या फिर उसके दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के लिए? आप सोचिए। उसके बावजूद अगर आप राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं तो आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आप सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या भविष्य में आप अपने आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे कि मैं इस व्यक्ति के समर्थन में कभी ना कभी खड़ा था? चाहे आपको भविष्य में इस बात का एहसास हो जाए कि आप गलती कर रहे थे, लेकिन आप किस मुंह से बताएंगे कि जब ये सेना को बांटने का प्रयास कर रहा था, जब ये आतंकवादियों का समर्थन कर रहा था, जब ये देश के नुकसान के बारे में सोच रहा था, तब मैं इसके समर्थन में खड़ा था? आप ये कैसे कह पाएंगे? आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या माफ करेंगी आपको? और रही बात आतंकवादी की, तो मैं वर्तमान सरकार से इस बात की गुजारिश करूंगा कि ये जो धार्मिक आतंकवादी होते हैं, आप इनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल ना रखें। ये क्या करते हैं, मंदिर में पूजा करते हुए लोगों पे इन्होंने अक्षरधाम पर गोलियां चलाई और नरीमन पॉइंट जो कि यहूदियों का माना जाता है, वहां जाकर के वो निर्दोष लोगों को मारा। सड़कों पर आकर के उन्होंने किसी भी भारतीय को, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, उनको मारा। ये जब भी आते हैं तो इनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान ना किया जाए, सुअर की चर्बी इनके मुंह में डाल करके और इनको जला दिया जाए, इन्हें दफनाया ना जाए। और जलाने के बाद भी इनकी जो राख है, ना उस राख को दफनाया जाए, ना किसी समुद्र नदी में बहाया जाए, उसे गटर में बहाया जाए, जिससे कि इनको मरने के बाद 72 हुर्रों को प्राप्त करने वाला सपना चकनाचूर हो जाए। क्योंकि जब आप इन्हें दफना दे, ये आते हैं 72 हुर्रों का सपना लेकर के, और आप क्या करते हो, इन्हें गोली मार के दफना देते हो, और इन्हें लगता है कि अब हमें दफना देंगे तो हमें तुझे जन्नत मिलेगी और हमें 72 हुर्रें मिलेगी। लेकिन जब आप इनके मुंह में सुअर की चर्बी डाल के, इनको जला करके और इनकी राख को गटर में डाल दोगे, तो इन्हें कहां से 72 हुर्रें मिलेंगी? फिर इनका मौलाना इन्हें क्या सपने दिखाएगा? आप दो आतंकवादियों के साथ ऐसा कर दो और आप देख लो, आपके जो आतंकवादी हमले हैं ना, वो 99,99999 पॉइंट कम हो जाएंगे। क्योंकि ये ना पैसे की वजह से आते हैं, ना ही पाकिस्तान से प्यार की वजह से आते हैं, ये सिर्फ इस्लाम से प्यार की वजह से आते हैं। और इस्लाम में सीधा सीधा लिखा गया है कि अगर आप इस्लाम के लिए मरते हो तो आप शहीद हो और आपको 72 हुर्रें मिलेंगी, आपको जन्नत मिलेगी। और जन्नत और 72 हुर्रें कब मिलेगी? जब आप सशरीर वहां पहुंचोगे कयामत वाले दिन। तो कयामत वाले दिन के लिए आप इनका शरीर बचने मत दो। इनकी कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है। जो हमारे नागरिकों को, हमारे सैनिकों को बिल्कुल जानवरों की तरह सड़कों पे मारते हुए निकल रहे हैं, और आप उनकी धार्मिक भावनाओं के बारे में सोच रहे हो। इस विषय में भारत सरकार को आत्ममंथन की आवश्यकता है, और भारत सरकार को आगे आकर के कहना चाहिए कि किसी भी धार्मिक आतंकवादी का हम उसके धर्म के अनुकूल नहीं, उसके विपरीत हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। जिस धार्मिक आतंकवादी की अगर धर्म की आस्था है कि उसे जला दिया जाए, तो हम उसे दफना दें, और जिस धार्मिक आतंकवादी की धार्मिक आस्था है कि उसे दफना दिया जाए, तो हम उसे जला देंगे। और उसकी राख का, उसको दबाने के बाद का जो होगा वो भी उसके धर्म के अनुसार नहीं हो पाएगा। एंड टू एंड उसके धार्मिक जो है विपरीत उसका अंतिम संस्कार करो। देखो, धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक उन्माद भारतीय पटल पर, भारत की धरती पर जीरो हो जाएगा। एक भी जिहादी हिंदुस्तान में रह करके अमर जवान ज्योति पर लात मारने की, लाठी मारने की कोशिश नहीं करेगा। कोई भी हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर कोई भी जिहादी पार्लियामेंट में अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। जब आप उन लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो कोई भी पाकिस्तानी जिहादी भारत में आकर और किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी नरीमन पॉइंट पर और किसी अन्य शहर पर जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट करने, गोली मारने का काम नहीं करेगा। तो मेरी भारत सरकार से अपील है, कृपया आतंकवादियों का अंतिम संस्कार उनकी धार्मिक भावनाओं के विपरीत किया जाए, ना कि उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुकूल किया जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हेमूलिक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।